कार्यक्रम फैमिली काउंसलिंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि अगर किसी देश की उन्नति का अगर सवाल आता है तो उसकी शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। उसकी शिक्षा अगर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं वो देश तरक्की करेगा। दर्शकों, आज इसी विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं। आज एक हम नए विषय पर बात करने के लिए आए हैं, जिस विषय का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। हम सभी पेरेंट्स से अनुरोध करते हैं, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें और परिवार के सभी दर्शकों को, परिवार के सभी सदस्यों को ये पता हो कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या चीज़। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आज हम स्टूडियो पे आज अपने मेहमान से आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपसे परिचय कराते हैं, जो कि है मैडम वर्षा सिंह जी और मैडम पारुल इजहार। दोनों ही एक निजी विद्यालय में लेक्चरर व्याख्याता के पद पर आसीन है। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम फैमिली काउंसलिंग में। धन्यवाद सर, और हमारे दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। आइए एनईपी की शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत की बात आती है पारुल मैम, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर इस एनईपी का इतिहास क्या है। जी ज़रूर सर। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है सर, जिसे हम एनईपी पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं, इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि सन 1968 में 1968 में हमारे देश में पहली शिक्षा नीति आई थी और उसके पश्चात सन 1986 में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, जिसे 1992 में थोड़ा सा संशोधित भी किया गया था, कुछ चेंजेस बदलाव लाए गए थे और आज 34 वर्षों बाद हमारे देश में नई शिक्षा नीति एनईपी पॉलिसी 2020 आई है। जी मैम, 34 सालों के बाद एक बदलाव आया है। वर्षा मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये एनईपी है क्या चीज। इतिहास की बात की, आइए जानते हैं कि एनईपी 2020 क्या है। बिल्कुल सर, एनईपी अगर हम बोलें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, और इसको हम ऐसा कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिजायर्ड चेंज, कि हम सब चाहते हैं कि ये बदलाव आए, बहुत समय से चाह रहे हैं कि ये बदलाव आए, और अब 34 साल बाद, जैसा पारुल मैम ने कहा, ये बदलाव हमारे देश में आया है। और इसको ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका ये उद्देश्य है कि जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो ज़रूरी है कि शिक्षा और जो देश की तरक्की है उन दोनों में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो इसी कारण से, इसी उद्देश्य से ये पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की की बात करें अगर आप, तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है उस तरक्की का। और उसके बाद ये है कि इसमें बहुत कोशिश की गई है कि सिर्फ हम पढ़ाई को ही नहीं फोकस कर रहे हैं, बल्कि बच्चे के पूरे स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि ज़रूरत क्यों है इस पॉलिसी की, क्यों हमें चेंज चाहिए, तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम सब 21वीं सदी में जा रहे हैं, और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत एक ऐसा शब्द है जो बहुत चलन में है, जिसे हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स। तो ज़रूरी है कि हमारे जो भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जब वो आगे निकलें कॉलेज से बाहर, तो हमने वो जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं 21वीं सदी की, वो हमने बच्चों के अंदर शिक्षा के थ्रू डाल दी हैं, इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो इसीलिए इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है कि हम अपने बच्चों को वो 21वीं सदी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लायक बना सकें। मतलब जो बाहरी दुनिया में जो एक प्रतियोगिता है, हाँ सर, उस भाग दौड़ में वो शामिल हो सके। बिल्कुल, और अच्छे कॉन्फिडेंस से शामिल हो पाएंगे वो। तो मैम, एनईपी क्या है पता हम कर चुके हैं। इसका कोई उद्देश्य है, जैसे कि वर्षा मैम ने थोड़ा बहुत उसमें प्रकाश डाला है। पारुल मैम, उद्देश्य के बारे में बताएं कि एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है। जी सर, मैम ने एक वर्ड यूज किया, डिजायर्ड चेंज, जो एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कह लीजिए आप, हमारी नई शिक्षा नीति का। और आपने भी अभी बताया कि किसी देश को बदलना है तो हम उसके देश की शिक्षा को बदलते हैं। तो सर, ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, एक्चुअल में इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव या एम या उद्देश्य देखेंगे तो ये भी हमारे देश भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना चाहता है। और इस योजना के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम अपने समाज में बदलाव ला सकें, और जिसके लिए हमें अपने छात्रों के भविष्य को सुधारना है, और इसीलिए हम अपने छात्रों को एक गुणवत्ता वाली उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो दर्शकों, हम महाशक्ति की ओर अग्रसर हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमारी शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है। 34 साल बाद वो बदलाव हमारे सामने है। आइए
जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम आगे जब बढ़ जाते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारी चीजें। इतिहास की ओर भी चलते हैं। वर्षा मैम से जानते हैं कि वर्षा मैम 34 साल पहले की शिक्षा नीति और आज की नई शिक्षा नीति, दोनों में परिवर्तन क्या है, दोनों में तुलना करें अगर, तो क्या बातें सामने निकल कर आती है? जी सर, अगर हम पहले की शिक्षा नीति और अभी की शिक्षा नीति की बात करें तो ऐसे बहुत सारे पहलू थे पुरानी शिक्षा नीति में जिनको रिवाइज करने की या बदलाव करने की जिनमें जरूरत थी, और अब जो हम इस नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव लेके आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो हम लेके आए हैं। तो अगर हम पहले बदलाव की बात करें तो हम सब ने ऐसे पढ़ाई की है कि 5 साल के बाद हमारा एडमिशन हुआ करता था स्कूल में जाने के लिए। तो अब ये इसे बदल के ये कर दिया गया है कि अब एक बच्चा 3 साल में ही स्कूल में एडमिशन ले पाएगा, और वो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बहुत हम उसे पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, सिर्फ खेल कूद मजे से वो उसी के थ्रू पढ़ाई कर ले रहा है अपनी। तो अगर हम इसे देखें अभी तो ये एक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है। हम सब जानते हैं कि प्ले स्कूल्स हैं हमारे सिस्टम में, और लेकिन ये हो जाता है कि हर माता पिता अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजने के लिए सक्षम नहीं होते। तो हम प्राइवेट स्कूल्स, जो प्ले स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे वहां चले जाते हैं और बहुत सारों को जाने का मौका नहीं मिलता। तो अब ये है कि हर बच्चे को मौका मिलेगा कि वो 3 साल से ही अपनी शिक्षा प्रारंभ करेगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि हमने जैसी पढ़ाई की है 10+2 वाला जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, जमाने से चला आ रहा है, जी। तो अब इसे बदल के अच्छे से डिवाइड किया गया है 5+3+3+4 में। और हमने जो जैसे हम जानते होंगे, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, मैडम ने भी कॉमर्स से की है, तो हमारे सिस्टम में ये था कि बस आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये 3 है, आपको जो चूज करना है आप चूज करिए और उसमें आगे बढ़िए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की अगर बात करें तो अब इस नई शिक्षा नीति के तहत अगर मैं एक कॉमर्स की छात्रा हूं और मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाई करूं उसकी, तो अब मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं अपनी कॉमर्स की पढ़ाई करते करते वो आर्ट्स को वाले सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को भी पढ़ सकूं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। फिर उसके बाद एक बदलाव की बात ये भी करनी जरूरी है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहां पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, ये अभी हमारे शिक्षा के सिस्टम में नहीं था, लेकिन अब एनईपी के तहत इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत हम बच्चों को बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे गार्डनिंग है या कुकिंग है, प्लम्बिंग है, तो इन सारी चीजों की मतलब बच्चे इन कोर्सेज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले पाएंगे। वर्षा मैम, इसमें कोई इंटर्नशिप ऐसा कुछ शब्द निकल कर आता है? हाँ सर, बिल्कुल। तो जब ये बच्चे, और ये कोर्सेज वो 6वीं कक्षा से ही पढ़ना शुरू करेंगे, और इसी कोर्स को जब वो कर रहे हैं तो उन्हें एक छोटी सी इंटर्नशिप पीरियड दी जा रही है 10 दिन के करीब की, जहां पे वो इन कोर्सेज को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि हम सब ने फेस किया है बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस, और वो बहुत मतलब कुछ लोग झेल पाते हैं, और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एग्जाम फोबिया जैसी एक बात आ जाती है। एग्जाम फोबिया, और किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो बहुत एनईपी के तहत गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि हम बच्चे के अंदर से ये बोर्ड एग्जाम वाला डर हटा सके। तो उसका आकलन हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के जो अंक है उस पे नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको टोटल लेके उस बच्चे का आकलन किया जाएगा। और इसमें एक और बात आती है जब हम आकलन की बात कर रहे हैं, तो कि अगर आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखेंगे या मैं देखूंगी या मैडम देखेंगी, तो ये है कि हमें दिखता है कि भाई हमारे ये अंक थे, हमें जो सब्जेक्ट में मिले, और हमारे टीचर का रिमार्क लिखा हुआ है वहां पे। लेकिन अब ये एक अच्छा बदलाव है कि उस रिपोर्ट कार्ड में आपकी टीचर ने आपका आकलन किया है, उस बच्चे को खुद अपना आकलन करने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब उसका आकलन करेंगे।
तो आप जब रिपोर्ट कार्ड कहीं प्रेजेंट करेंगे तो आपके सिर्फ अंक नहीं दिख रहे हैं उसमें, आपकी बहुत सारी क्वालिटीज जो टीचर ने देखी, आपने खुद अपना एनालाइज किया, आपके दोस्त जो हैं क्लास में पढ़ने वाले उन सब ने आपको कैसे एनालाइज किया है, वो सब उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू निकल के आएगा। तो जिस सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं वो आपके इस रिपोर्ट कार्ड में, जो सर्वांगीण विकास है बच्चे का वो जरूर झलकेगा उस रिपोर्ट कार्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, नई शिक्षा नीति की बात हो रही है तो शिक्षा की जहां पर बात होती है वहां पर एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। आइए हम पारुल मैम से जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या संभावनाएं है। पारुल मैम। जी सर, जैसे मैम ने भी बताया कि हमारे छात्रों को आने वाले वर्ष में एनईपी आने के बाद काफी सारे एडवांटेजेस, फायदे मिलने वाले हैं, तो हमारे शिक्षक भी इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं। जी। हमारे शिक्षकों को जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे फायदा मिलने वाला है वो हमारे शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी आगे एनईपी के आने के बाद, वो एकदम प्रभावकारी और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सर, जो हमारे शिक्षकों की पदोन्नति होती है, प्रमोशन, वो अब उनके योग्यता के आधार पे की जाएगी, जो काफी अहम बदलाव है। साथ ही साथ अब शिक्षकों को उनके क्षेत्र में ही नियुक्ति मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो टेरर एक होता था कि इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, वो भी सिस्टम अब खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि आप इंग्लिश की जो अनिवार्यता है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर किसी को इंटरव्यू देना है तो वो इस बात से ना डरे कि कहीं इंटरव्यू लेने वाला इंग्लिश में अगर सवाल पूछने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। बिल्कुल, ये भी खत्म हो जाएगा सर, इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। संस्कृत भाषा में काफी सारी नियुक्तियां आएंगी, क्योंकि शायद इस एनईपी में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नियुक्ति काफी सारी होने वाली है संस्कृत में। और सर सबसे अहम बदलाव मैं बोलूंगी कि जो हमारा बीएड का सिस्टम है, अब वो 2 साल से चेंज होके 4 इयर्स में हो जाएगा। और अभी इस पे नीतियां तैयार की जा रही हैं हमारी एनसीटीई द्वारा, और बहुत जल्दी ये सब कुछ डिक्लेयर होने वाला है। तो ये जो नई पॉलिसी आएगी बीएड की 4 इयर्स वाली, इसमें हम किस तरीके से अपने शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधार सके, उनकी क्वालिटी को और अपग्रेड कर सके, इन सारी चीजों पे प्राइम फोकस रहेगा। तो ये काफी अहम चेंजेस आने वाले हैं हमारे शिक्षकों के लिए। जी। तो दर्शकों, जैसा कि पारुल मैम ने भी कहा, बिल्कुल ध्यान दें, अगर आपको आगे जाकर टीचर्स की लाइन में जाना है, शिक्षा जगत में जाना है, तो बीएड जो अभी पहले जब मैंने किया बीएड तो मैंने 1 वर्ष का किया, फिर काफी समय बाद 2 वर्ष का हो गया, अभी नई एनईपी में 4 वर्ष का होने वाला है। तो आप अपने अनुसार देख लें कि आप किस जगह पर फिट बैठते हैं। आइए सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं, वर्षा मैम से जानते हैं। वर्षा मैम, बच्चों के लिए क्या संभावनाएं हैं इस एनईपी में? बिल्कुल सर, अगर बच्चों की बात करें सर, तो बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति बहुत ही हितकारी है। तो मतलब अगर आप कहें तो जब हम ये देखते हैं, अगर आप भी देखेंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं एनईपी में, तो आपको भी लगेगा कि मतलब हम ये सारी चीजों से अछूते रह गए। मतलब बच्चों को वरदान मिलने वाला ऐसा कुछ? जी सर, बिल्कुल। तो पहला, अगर हमने अभी ही इस वार्तालाप में देखा कि हमने वो जो एक सिस्टम था 10+2 वाला, उसको खत्म कर दिया है और उसको और फ्लेक्सिबल कर दिया है, तो वो 5+3+3+4 में जा रहा है। और जो एक पूरा एक दायरा बंध जाता था कि आप कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस बस इनको ही ले सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि आप मतलब एक स्ट्रीम लेके जो उसमें से दूसरा सब्जेक्ट है उसे भी आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज आती है कि हम अगर बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो वो इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक अच्छी बात है जो हमारे नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मिलने वाली है। आप 6वीं क्लास की या 6वीं कक्षा से कहें, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है। फिर ये बात भी है कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का जो भी स्किल्स हैं वो भी डेवलप करने की बहुत कोशिश की जाएगी इस नई शिक्षा नीति के तहत। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि अभी क्या है कि आप जैसे एडमिशन लेते हैं, कहीं पे भी बच्चा एडमिशन के लिए गया तो उसे अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में ही शुरू करनी है, और ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि हर एक बच्चे को अंग्रेजी समझ आ जाए और हर एक बच्चा अंग्रेजी में पढ़ाई करने के लिए सक्षम हो। तो अब एक एनईपी में ये पॉइंट लाया गया है कि आप अपने पढ़ाई जो इनिशियल स्टेज की है, 1 से 5 कक्षा पहली से 5वीं तक की है, और आगे सोचा जा रहा है कि इसे 8वीं तक भी कर दिया जाए, तो इस पढ़ाई को आप अपनी लोकल लैंग्वेज या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर पाएंगे।
तो अब किसी भी बच्चे को जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि वो अंग्रेजी में समझाए जा रहे हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छे क्या कहना चाहिए पहलू हैं जिनको बदला गया है और ये बच्चों के लिए बहुत हितकारी होने वाले हैं सर। तो दर्शकों, ज्ञान की जो धारा बह रही है नई शिक्षा नीति पर, उसे हम जारी रखेंगे। पर मैम अभी एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो आइए ब्रेक की ओर चलते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए, हम बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति पर। पारुल मैम, अब मैं आपकी ओर चलता हूं, और जैसा कि मैम ने टर्म यूज किया था 10+2, लेकिन अब की नई नीति पर है 5+3+3+4। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा नहीं है। जी सर, जैसे मैम पहले भी बता चुकी हैं कि हमारा पहला का सिस्टम अब था कि हम सब जिस सिस्टम से गुजर के आए हैं कि 10+2 का सिस्टम हुआ करता था। अब ये सिस्टम चेंज होके 5+3+3+4 में बदल गया है। तो जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स होंगे वो हमारे फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जिसमें बच्चा अपनी प्री प्राइमरी की पढ़ाई करेगा और कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा। हालांकि इस कंडीशन में, इस स्टेज में बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ कम से कम होगा और खेलो कूदो और पढ़ो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। सेकेंड स्टेज हमारा आएगा, कक्षा 3 से 5 तक की बच्चे पढ़ाई करेंगे और ये हमारा सेकेंड स्टेज होगा। इसमें बच्चा कुछ प्रमुख विषयों पे, जैसे विज्ञान हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, साइंस हो गया, इस पे स्ट्रेस देगा। थर्ड स्टेज हमारा कक्षा 6 से 8 तक का होगा, मिडिल स्टेज के नाम से। फोर्थ स्टेज और सबसे प्रमुख स्टेज और हमारा लास्ट स्टेज होगा कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज होगा। इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को एनालाइज किया जाएगा, उनको किसी प्रमुख विषय की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा और ये वो वक्त होगा जहाँ छात्र डिसाइड कर पाएंगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। और जैसे मैम पहले भी बता चुकी हैं कि अब एक कॉमर्स का बच्चा बायो भी पढ़ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है जो 10+2 का सिस्टम चेंज करके 5+3+3+4 पे चेंज कर दिया। तो पारुल मैम, इस टर्म में फिर एग्जाम किस तरीके से होंगे? जी सर, बहुत अच्छा चेंज आया। अगर मैं आपको बताऊंगी एग्जाम को लेके, तो ये जो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे अब ये सेमेस्टर वाइज कंडक्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, अरे बोर्ड एग्जाम है, साल में एक ही बार देना रहेगा, वो थोड़े कैजुअल एटीट्यूड में चले जाते हैं, वो चेंज हो जाएगा। और अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर सिस्टम में वर्ष में 2 बार कंडक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा छात्रों का और उन्हें 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों के अंक जोड़ के फाइनल रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा। जी वर्षा मैम, 10+2 पर थे हम। आइए कॉलेज की ओर चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि एनईपी 2020 में ग्रेजुएशन 4 साल के हो गए हैं, पर डिप्लोमा 2 साल का है। तो ये सब कैसे मैनेज होगा, कृपया बताएं। जी सर, बिल्कुल। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो अब ग्रेजुएशन के लिए भी एनईपी में बहुत अच्छी सहूलियत है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन शुरू किया और कुछ कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई है तो ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से जाके फिर से करना पड़ेगा। तो अब ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने पहले साल का किया ग्रेजुएशन कंप्लीट, फर्स्ट ईयर का, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के नाम से। अगर आपने उसे 2 साल में जो 2 साल तक पढ़ा है तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। फिर अगर हम ग्रेजुएशन देखें तो वो पुरानी नीति में भी 3 साल का था और अभी की नीति में भी 3 साल का ही है। उसके अलावा ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करते करते कोई रिसर्च की है तो आपको एक और 4था साल जुड़ेगा और जब आप उस 4थे साल को पार करेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो सर्टिफाई करेगा कि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ वो रिसर्च भी की है। और
ये एक बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि बहुत समय मतलब कुछ बहुत ये कहना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। किसी के घर में कुछ समस्या आ गई, या पैसों की किल्लत है, या किसी के घर में कुछ भी हादसा हो गया, या लेडीज की बात करें तो कहीं शादी हो गई या कुछ हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सपोज कि सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की थी, तो अब ऐसा नहीं है कि अब आपको अगर दोबारा शुरू करना है तो वापस पहले से करना पड़ेगा। आपने सेकेंड ईयर पे छोड़ा, अब आप आगे की ही पढ़ाई करेंगे, तो अब आप थर्ड ईयर से ही उसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है जो एनईपी के थ्रू कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली है। लेकिन अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये भी बात उठ रही है कि लोग शायद डिप्लोमा करके अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। तो इस चीज के लिए तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ सर कि पढ़ाई आप कितनी सिंसियरली कर रहे हैं वो किसी छात्र पे ही निर्भर करता है। तो आपका ग्रेजुएशन तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी 3 साल का था, अभी भी 3 साल का है। अब आप उसे बीच में छोड़ दे रहे हैं सिर्फ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके, तो वो फिर आपको खुद सिंसियर होना पड़ेगा कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल। पारुल मैं आपकी ओर चलता हूं, और मेरे पड़ोस के कुछ बच्चे हैं, वो चाहते हैं ये आपसे पूछा जाए कि 12th में अगर उनके मार्क्स कम हैं, उनको एक कॉलेज में जाना है, वो एडमिशन कैसे लेंगे? आपकी एनईपी क्या कहती है, प्लीज? जी जरूर सर। एक्चुअली आपके पड़ोस के छात्रों की समस्या नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे छात्र अक्सर फेस करते हैं कि 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो निराश हो जाते हैं कि अब हमें मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अब हमारी एनईपी पॉलिसी इसका भी समाधान लेके आई है। तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, तो इसमें अगर 12th में बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो एक टेस्ट कंडक्ट होगा जिसका नाम होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। बच्चा इसको क्लियर करेगा, उसके जो भी अंक वो आएंगे वो उसके 12th के मार्क्स में ऐड कर दिए जाएंगे, और वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो उसके लिए एलिजिबल है। तो हमारे छात्रों को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है अगर उनके 12th में मार्क्स कम आते। हमारे एनईपी उसके लिए भी एक ऑप्शन लेके आई है। जी, तो दर्शकों और स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सीएटी पर ध्यान दें। वर्षा मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो शिक्षा के साथ साथ है, क्या हमारी एनईपी रोजगारोन्मुखी है? क्या ये स्किल पर काम करती है? बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो एनईपी जरूर स्किल्स पे काम करती है, और स्किल्स दोनों तरीके से हैं कि आपकी जो पढ़ाई के अलावा जो छात्र की स्किल्स होती हैं वो डेवलप हो रही हैं, और साथ में हम जो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे जरूर हम उनमें वो स्किल्स डाल रहे हैं कि वो रोजगार आगे जाके अगर वो उसको आगे लेके जाते हैं और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं उस कार्य को लेके, तो वो जरूर रोजगारोन्मुखी हैं और वो अपना रोजगार डेफिनेटली शुरू कर पाएंगे उससे। तो पारुल मैम, जल्दी से एक बुलेट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं कि क्या मेन बिंदु हो सकते हैं एनईपी 2020 के? जी जरूर सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो देश का खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी वो 3% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करती थी हमारे शिक्षा पे, जो अब बढ़कर जस्ट डबल कर दिया गया है, 6% ऑफ द जीडीपी अब खर्च किया जाएगा हमारी शिक्षा पे, जो काफी अहम बदलाव है। इसके अलावा हम सब जाना चाहते हैं, विदेश जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, अब हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए टॉप 100 कॉलेजेस अब्रॉड से टाई अप कर लिए हैं, जो हमारे देश में अपना कैंपस सेटअप करेंगे, तो हमें हायर स्टडीज अब्रॉड करने के लिए जरूरत नहीं जाने की, वो हमारे देश में हमें मिलेगी। इसके अलावा जिस दिन भी ये नीति लागू कर दी जाएगी, इतिहास में उसका नाम दर्ज किया जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन डे के नाम से। इसके अलावा एक काफ़ी अहम बदलाव आप देखने में आपको मिलेगा इसमें कि मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का भी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए आप ही अगर बीटेक पढ़ते हैं सर, और आपको 1 साल बाद लगता है मुझे तो बीटेक नहीं समझ में आ रहा है, मैं बीबीए करना चाहूँगा, तो आपका बीटेक का अंक आपके बीबीए के कोर्स में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और जब आपका संपूर्ण कोर्स जो भी आप कंप्लीट करेंगे उस सब अंकों को जोड़ के एक टोटल क्रेडिट बन जाएगा, और ये हर अंक आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से आपका खाता खुलेगा और उसमें ऐड ऑन करना जाएगा। इसके अलावा सर, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है मंत्रालय, इसका नाम भी चेंज होकर अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो काफी अहम बदलाव आने वाले हैं हमारी शिक्षा नीति के आने के बाद।
जो एप्लीकेबल हो जाएंगे सर बहुत जल्दी। हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे हमारी नई शिक्षा नीति पर जो हम ये चर्चा कर रहे थे। मैम, आप दोनों ने काफ़ी बेहतरीन और बिल्कुल बारीकी से जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे दर्शकों को बताया नई शिक्षा नीति के बारे में, काफ़ी कन्फ्यूजन है और शायद अभी काफ़ी गाइडलाइन आना बाकी है, जिसके बाद हो सकता है हम और आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जितनी आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे नई शिक्षा नीति पर फैमिली काउंसलिंग के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। परिवार में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इनको बेहतर तरीके से जान पाएं हमारी इस फैमिली काउंसलिंग के नई शिक्षा नीति को। तो दर्शकों, आपने ध्यान से सुना। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। थैंक यू।